रेगुलर जीएसटी और टैक्स अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स, आप टीडीएस, इनकम टैक्स, जीएसटी और अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर ऑडिट ट्रेल के साथ कंप्लायंस आसानी से कर सकते हैं। इन सॉफ्टवेयर के डेमो देखने के लिए आप हमें मोबाइल नंबर के साथ ईमेल कर दीजिए taxil@gmail.com पर। नमस्कार दोस्तों, जीएसटी एक्ट के अंतर्गत नए नोटिफिकेशन और सर्कुलर जारी किए गए हैं। सर्कुलर नंबर 35/2021 सेंट्रल टैक्स नोटिफाई किया गया है, जिसके द्वारा के CGST 8th अमेंडमेंट रूल 2021 नोटिफाई किए गए हैं, जो कि इफेक्ट में आ गए हैं जिस दिन ये नोटिफिकेशन पब्लिश हुआ है, यानी कि 24 सितंबर 2021 से। फ्रेंड्स, इसके द्वारा गवर्नमेंट ने रूल 10A में अमेंडमेंट की है। इसके लिए जो डेट है वो नोटिफाई की जाएगी, यानी कि जहाँ पे रूल 10A में वर्ड डिटेल ऑफ द बैंक अकाउंट दिया गया था, अब वहाँ पे ये वर्ड भी डाल दिए गए हैं, विच इज़ इन द नेम ऑफ द रजिस्टर्ड पर्सन एंड ऑब्टेन्ड ऑन परमानेंट अकाउंट नंबर ऑफ द रजिस्टर्ड पर्सन। तो फ्रेंड्स, रूल 10A देख लेते हैं। फ्रेंड्स, ये है रूल 10A, जो कि यह कहता है कि यदि किसी व्यक्ति ने जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेते हुए अपना बैंक अकाउंट नंबर नहीं दिया है, तो वो रजिस्ट्रेशन लेने के बाद भी अपना बैंक अकाउंट नंबर दे सकता है 45 डेज़ के अंदर, या फिर जीएसटी रिटर्न फाइल करने से पहले। तो यहाँ पे जो बैंक अकाउंट नंबर अब वो देगा वो सेम होना चाहिए उसमें जो नाम आ रहा है, जो कि उसका पैन में है, यानी कि परमानेंट अकाउंट नंबर में। इसके अलावा रूल 10A में नई प्रोविज़न इंसर्ट कर दी गई है, यानी कि यदि कोई व्यक्ति प्रोप्राइटर है तो उस केस में उसके परमानेंट अकाउंट नंबर को आधार नंबर के साथ लिंक होना ज़रूरी है। इस प्रकार यदि अभी तक आपने इनकम टैक्स की वेबसाइट पे अपने पैन को आधार से लिंक नहीं किया है, तो पहले आपको ये लिंक करना है, उसके बाद ही आप जीएसटी के रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर पाएंगे। और फ्रेंड्स, रूल 10A के बाद नए रूल को इंसर्ट किया गया है, रूल नंबर 10B, यानी कि आधार ऑथेंटिकेशन फॉर रजिस्टर्ड पर्सन। यानी कि यदि कोई व्यक्ति नीचे दी गई सर्विस लेगा जीएसटी पोर्टल पे, यानी कि यदि वो उसका जीएसटी नंबर कैंसिल कर दिया गया है, उसे रिवोक करवाना चाहता है या फिर रिफंड के लिए अप्लाई करना चाहता है रूल 89 या रूल 96 के अंतर्गत, तो उस केस में उसे आधार से ऑथेंटिकेट करना होगा। यानी कि प्रोप्राइटरशिप फर्म के केस में प्रोप्राइटर को, पार्टनरशिप फर्म के केस में पार्टनर को, HUF के केस में कर्ता को, और कंपनी के केस में मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर को। इसी प्रकार एसोसिएशन ऑफ पर्सन या बॉडी ऑफ इंडिविजुअल के केस में, या फिर सोसाइटी के केस में, और ट्रस्ट के केस में बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़ को जो है, या फिर ऑथराइज सिग्नेटरी को आधार से ऑथेंटिकेट करना होगा। उसके बाद ही जो रेवोकेशन की एप्लीकेशन है या रिफंड की एप्लीकेशन है वो जीएसटी पोर्टल के द्वारा प्रोसेस की जाएगी। यदि व्यक्ति के पास आधार नंबर नहीं है तो उस केस में वो नीचे दिए गए डॉक्यूमेंट दे सकता है, यानी कि अपना आधार इनरोलमेंट ID स्लिप, और इसके साथ ही बैंक पासबुक विद फोटोग्राफ, या फिर वोटर आइडेंटिटी कार्ड इशूड बाय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, या फिर पासपोर्ट, या फिर ड्राइविंग लाइसेंस इशूड बाय लाइसेंसिंग अथॉरिटी। और ये फ्रेंड्स, ऑथेंटिकेशन आधार के साथ 30 दिन के अंदर करना है, जैसे ही आधार नंबर आपको मिल जाता है। इसके साथ ही रूल 23 सब रूल 1 में भी चेंजेस किए गए हैं, यानी कि जहाँ पे वर्ड ऑन हिज ओन मोशन लिखा गया था, वहाँ पे सब्जेक्ट टू प्रोविजन ऑफ रूल 10B इंसर्ट किया गया है, यानी कि जो हमने यहाँ पे रूल 10B डिस्कस किया है, यानी कि व्यक्ति को आधार से ऑथेंटिकेट करना होगा, वो डाला गया है। तो रूल 23 देख लेते हैं। फ्रेंड्स, यदि आप रूल 23 देखते हैं तो ये कहता है कि यदि किसी व्यक्ति का जीएसटी रजिस्ट्रेशन जीएसटी ऑफिसर के द्वारा कैंसिल किया गया है, तो उस केस में वो रेवोकेशन के लिए एप्लीकेशन फाइल कर सकता है। तो यहाँ पे ऑन हिज ओन मोशन के बाद सब्जेक्ट टू रूल 10B इंसर्ट किया गया है, यानी कि व्यक्ति को आधार से अपने आप को ऑथेंटिकेट करना होगा, उसके बाद ही वो रेवोकेशन की एप्लीकेशन फाइल कर पाएगा जीएसटी पोर्टल पर। फ्रेंड्स, इसके साथ ही रूल 45 सब रूल 3 में भी अमेंडमेंट की गई है 1 अक्टूबर 2021 से, यानी कि यदि आपने गुड जॉब वर्कर को भेजी हैं तो उस केस में आपको रिटर्न किस प्रकार फाइल करनी है। जहाँ पे वर्ड ड्यूरिंग द क्वार्टर लिखा गया था, वहाँ पे ड्यूरिंग स्पेसिफाइड पीरियड कर दिया गया है, और सेड क्वार्टर के बजाय द सेड पीरियड कर दिया गया है। और एक्सप्लेनेशन जो है वो इंसर्ट की गई है, यानी कि यदि व्यक्ति की टर्नओवर 5 करोड़ रुपए से ज़्यादा हो जाती है तो उसे 6 महीने के लिए, यानी कि अप्रैल से लेके अक्टूबर तक के लिए एक साथ उसे रिटर्न फाइल करनी है, यानी कि 6 मंथ्स में एक बार। अदरवाइज यदि उसकी टर्नओवर 5 करोड़ से कम है तो उसे साल में एक ही बार रिटर्न फाइल करनी है। दोस्तों, ये है रूल
45 CGST रूल का, जो कि यह कहता था कि यदि गुड जो वर्कर को भेजी गई हैं या फिर वापस मंगाई गई हैं तो आपको क्वार्टरली रिटर्न फाइल करनी होती थी 8C4 में। लेकिन अब आपको रिटर्न फाइल करनी है, डिपेंड करेगा कि आपकी टर्नओवर यदि 5 करोड़ रुपए से ज़्यादा है तो आपको साल में 2 बार रिटर्न फाइल करनी है, और यदि 5 करोड़ से कम है तो साल में सिर्फ एक ही बार रिटर्न फाइल करनी है जो आपने गुड जो वर्कर को भेजी हैं या फिर वापस मंगाई हैं। फ्रेंड्स, यदि आप पिछले महीने की GST 3B फाइल नहीं करेंगे तो आपको नेक्स्ट मंथ के लिए GST 1 को फाइल करना अलाउ नहीं किया जाएगा। इसके लिए रूल 59 सब रूल 6 में अमेंडमेंट की गई है विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जनवरी 2022। तो यहाँ पे क्लोज ए के अंतर्गत जहाँ पे प्रीसीडिंग 2 मंथ्स लिखा गया था, यानी कि यदि आप पिछले 2 महीने की GST 3B फाइल नहीं करते हैं तो आपको GST 1 जो फाइल करना ब्लॉक किया जाता था, वहाँ पे अब प्रीसीडिंग मंथ कर दिया गया है और जो क्लोज सी है उसे ओमिट कर दिया गया है। दोस्तों, ये है रूल 59 जो कि बताता था कि आपको आउटवर्ड सप्लाई यानी कि GST 1 की रिटर्न कब और कैसे फाइल करनी है। यहाँ पे सब रूल 6 दिया गया था जहाँ पे कि बताया गया था कि यदि व्यक्ति पिछले 2 महीने की GST 3B फाइल नहीं करेगा तो उसके बाद उसे GST 1 फाइल करना अलाउ नहीं किया जाएगा। अब यहाँ पे प्रीसीडिंग मंथ किया गया है, यानी कि यदि आप पिछले महीने की GST 3B फाइल नहीं करेंगे तो आपको नेक्स्ट मंथ की GST 1 फाइल करना अलाउ नहीं किया जाएगा। तो ये क्लोज सी जो है वो अब डिलीट कर दिया गया है क्योंकि अब इसका कोई रेलेवेंस नहीं रह जाता है क्लोज सी का, क्योंकि यदि अब कोई भी व्यक्ति पिछले महीने की GST 3B फाइल नहीं करेगा तो नेक्स्ट मंथ के लिए उसे GST 1 फाइल करना अलाउ नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि जो बदलाव किया गया है, जो व्यक्ति रेगुलर स्कीम के अंतर्गत हैं और मंथली GST 3B फाइल करते हैं उनके लिए किया गया है, क्योंकि जो व्यक्ति क्वार्टरली GST 3B फाइल करते हैं वो तो प्रीसीडिंग टैक्स पीरियड के लिए यदि नहीं फाइल करेंगे, यानी कि पिछले क्वार्टर के लिए यदि GST 3B नहीं फाइल करेंगे तो नेक्स्ट टाइम वो GST 1 को फाइल नहीं कर पाएंगे। ये क्लोज बी के अंतर्गत यहाँ कवर था तो इसे चेंज नहीं किया गया है। इसके अलावा रूल 89 में चेंजेस किए गए हैं, यानी कि विद इफेक्ट फ्रॉम डे टू बी नोटिफाइड, जहाँ पे वर्ड में फाइल लिखा गया था वहाँ पे सब्जेक्ट टू प्रोविजन ऑफ रूल 10B किया गया है, यानी कि व्यक्ति को आधार से ऑथेंटिकेट करना है इससे पहले कि वो GST का रिफंड अप्लाई करें। इसके साथ ही रूल 89 सब रूल 1 के बाद रूल 1A को इंसर्ट किया गया है, यानी कि यदि किसी व्यक्ति के द्वारा गलती से इंटरेस्ट सप्लाई ट्रीट करके GST पे कर दिया गया है, यानी कि CGST और SGST, जबकि उसे IGST पे करना था, तो उस केस में वो रिफंड के लिए अप्लाई कर सकता है फॉर्म GST RFD 1 में। लेकिन अब इसके लिए यहाँ पे टाइम पीरियड स्पेसिफाई कर दिया गया है, यानी कि आपको 2 साल के अंदर अप्लाई करना है जैसे ही आप टैक्स की पेमेंट कर देते हैं इस इंटरेस्ट सप्लाई पे। लेकिन यदि आपने इंटरेस्ट सप्लाई पे GST की पेमेंट की है इस रूल के इफ़ेक्ट में आने से पहले, तो उस केस में आप एप्लीकेशन फ़ाइल कर सकते हैं जैसे ही ये सब रूल इफ़ेक्ट में आ जाता है उसके 2 साल के अंदर। फ्रेंड्स, इसके साथ ही CBSE के द्वारा सर्कुलर नंबर 162/18/2021 भी इशू किया गया है, यानी कि जो सेक्शन 77 CGST एक्ट और IGST एक्ट के सेक्शन 19 में प्रोविज़न दी गई है, यानी कि यदि किसी व्यक्ति ने गलती से CGST SGST पे कर दिया है जबकि उसे IGST पे करना था, या फिर उसने IGST पे कर दिया है जबकि उसे CGST और SGST पे करना था, तो उस केस में उसका रिफंड किस प्रकार लिया जा सकता है। तो यहाँ पे जो वर्ड है सब्सिक्वेंटली हेल्ड का मीनिंग क्या है उसे CBSE के द्वारा एक्सप्लेन किया गया है इन सेक्शन के अंतर्गत, यानी कि सब्सिक्वेंटली हेल्ड का मतलब क्या है। क्या GST ऑफिसर यदि स्क्रूटनी, असेसमेंट, ऑडिट या इन्वेस्टिगेशन के दौरान या फिर कोई अपीलेट अथॉरिटी अपील्स टेक्स्ट्रा के दौरान ये बताती है कि आपको IGST पे करना था या CGST SGST पे करना था, तो उसे सब्सिक्वेंटली हेल्ड माना जाएगा, या फिर यदि टैक्स पेयर अपने आप ही आइडेंटिफाई करता है कि उसे करेक्ट हेड में पेमेंट करनी थी उसे सब्सिक्वेंटली हेल्ड माना जाएगा। इसके लिए CBSE ने क्लैरिफाई किया है कि आप के लिए क्लैरिफिकेशन दोनों ही केसेस में एप्लीकेबल होंगी, यानी कि भले ही GST ऑफिसर आइडेंटिफाई करे या फिर टैक्स पेयर अपने आप आइडेंटिफाई करे, आप दोनों ही केसेस में रिफंड क्लेम कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए पहले आपको जो करेक्ट हेड का GST है वो पे करना है, उसके बाद ही आपने जो इनकरेक्ट हेड में GST पे किया है उसका रिफंड क्लेम कर सकते हैं।
यहाँ पे एग्जाम्पल के द्वारा समझाया गया है। मान लीजिए टैक्स पेयर ए के द्वारा इनवाइस इशू की गई है 10 मार्च 2018 को, CGST और SGST चार्ज किया गया है और उसके बाद टैक्स पेयर को अपने आप ये लगता है कि उसे इसे इंटरेस्ट रेट सप्लाई ट्रीट करना था और IGST पे करना था और वो पे कर देता 10 मई 2021 को। तो यहाँ पे जो नोटिफिकेशन नंबर 35/2021 इशू किया गया है वो 24 सितंबर 2021 को इशू किया गया है। तो इसके इशू होने से पहले ही, क्योंकि उसने करेक्ट हेड में GST पे कर दिया था टैक्स पेयर ने, तो आप 2 साल के अंदर ये रिफ़ंड जो है वो अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि 23 सितंबर 2023 तक, यानी कि जब ये प्रोविज़न नोटिफिकेशन की एप्लीकेबल हुई है 24 सितंबर से 2 साल के अंदर। इसी प्रकार मान लीजिए टैक्स पेयर के द्वारा जो करेक्ट IGST पे किया गया 20 नवंबर 2021 को, यानी कि नोटिफिकेशन के इशू हो जाने के बाद, तो उस केस में वो 2 साल के अंदर जो है रिफ़ंड ले सकता है जब वो करेक्ट GST पे कर देगा। तो यहाँ पे उसने करेक्ट GST 10 नवंबर 2021 को पे किया है, तो इसके 2 साल के अंदर यानी कि 9 नवंबर 2023 तक उसने जो गलत हेड में GST पे किया था उसका रिफ़ंड क्लेम कर सकता है। इसी प्रकार यदि GST ऑफिसर या एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी या अपीलेट अथॉरिटी ये हेल्ड करती है कि व्यक्ति को इंटरेस्ट रेट सप्लाई पर GST पे करना था, तो वो IGST पे करता है 10 मई 2019 को, यानी कि ये जो नोटिफिकेशन गवर्नमेंट ने इशू किया है 24 सितंबर 2021 उससे पहले, तो उस केस में व्यक्ति 2 साल के अंदर रिफ़ंड अप्लाई कर सकता है जैसे ही नोटिफिकेशन इफेक्ट में आता है, यानी कि 24 सितंबर 2021 के बाद, यानी कि 23 सितंबर 2023 तक। और यदि जो प्रॉपर ऑफिसर या एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी डिसाइड करती है कि व्यक्ति को IGST जो पे करना था और व्यक्ति पे करता है 10 नवंबर 2022 को, यानी कि इस नोटिफिकेशन के इशू हो जाने के बाद, तो उस केस में आपको जो 2 साल का पीरियड देखना है वो जब व्यक्ति करेक्ट GST पे कर देता है उससे काउंट करना है। तो इस केस में 9 नवंबर 2024 तक व्यक्ति रिफ़ंड क्लेम कर सकता है जो कि उसने गलत GST पे किया था उसका। तो यहाँ पे जो एग्जांपल दी गई हैं वो इंडिकेटिव हैं, एग्जस्टिव एग्जांपल नहीं है। इस प्रकार यदि कोई रिफ़ंड की एप्लीकेशन फाइल की गई है, भले ही वो पेंडिंग हो चुकी है या फिर डिस्पोज हो चुकी है इस नोटिफिकेशन के इशू हो जाने से पहले, वो भी ऐसे ही डील की जाएगी जैसे कि रूल 89 सब रूल 1A में हमने डिस्कस किया है। लेकिन आपको रिफ़ंड नहीं मिलेगा यदि टैक्स पेयर के द्वारा टैक्स एडजस्टमेंट कर दी गई है क्रेडिट नोट को इशू करके। फ्रेंड्स, रूल 96 में भी अमेंडमेंट की गई है, यानी कि यदि आप एक्सपोर्ट के केस में रिफ़ंड लेना चाहते हैं तो पहले आपको आधार से ऑथेंटिकेट करना होगा अपने आप को, और रूल 96B के बाद नए रूल 96C को इंसर्ट किया गया है, यानी कि किस अकाउंट में आपका रिफ़ंड जो है वो क्रेडिट किया जाएगा। यानी कि इस केस में आपका जो बैंक होगा उसमें जो आपका नेम होगा वो सेम होना चाहिए जो कि परमानेंट अकाउंट नंबर में है, और यदि प्रोप्राइटरी कंसर्न है तो उस केस में आपका परमानेंट अकाउंट नंबर आधार नंबर से लिंक होना ज़रूरी है, उसके बाद ही आपको रिफ़ंड दिया जाएगा। फ्रेंड, GST एक्ट के अंतर्गत सेक्शन 25 दिया गया है जहाँ पे कि सब सेक्शन 6A दिया गया है जो कि यह बताता है कि यदि कोई व्यक्ति GST एक्ट के अंतर्गत ऑलरेडी रजिस्टर्ड है उसे भी अपने आप को आधार नंबर के साथ अथेंटिकेट करना है। यदि वो आधार नंबर नहीं देगा तो उस केस में उसे जो GST की रजिस्ट्रेशन दी गई है वो इनवैलिड मानी जाएगी। तो यहाँ पे सब सेक्शन 6D दिया गया था जो कि यह बताता है कि गवर्नमेंट ऐसे व्यक्तियों को नोटिफाई कर सकती है जिनके आधार नंबर देने की आवश्यकता नहीं है। तो अब नए नोटिफिकेशन को जारी किया गया है CBIC के द्वारा। नोटिफिकेशन नंबर 36/2021 सेंट्रल टैक्स इशू किया गया है, जहाँ पे कि जो पहले नोटिफिकेशन नंबर 3/2021 किया गया था इशू, उसमें अमेंडमेंट की गई है, यानी कि जो फर्स्ट पैराग्राफ है वहाँ पे सेक्शन 25 के अंतर्गत जो सब सेक्शन 6A है उसे भी इंसर्ट कर दिया गया है, यानी कि जो व्यक्ति ऑलरेडी GST एक्ट में रजिस्टर्ड हैं उनमें से कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें के आधार नंबर देने की आवश्यकता नहीं है। तो फ्रेंड्स, यह नोटिफिकेशन नंबर 3/2021 सेंट्रल टैक्स जो कि यह बताता है कि किन व्यक्तियों को आधार नंबर जो है वो देने की आवश्यकता नहीं है, यानी कि यदि कोई व्यक्ति इंडिया का सिटीजन नहीं है या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट की डिपार्टमेंट है या फिर इस्टेब्लिशमेंट है या लोकल अथॉरिटी है या स्टैट्यूटरी बॉडी है या फिर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है
या फिर व्यक्ति जीएसटी रजिस्ट्रेशन अप्लाई कर रहा है सेक्शन 25 सब सेक्शन 9 के अंतर्गत, यानी कि स्पेशलाइज्ड एजेंसी है यूनाइटेड नेशन की या फिर मल्टीलेटरल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या फिर कोई और व्यक्ति जो कि कमीशन ने नोटिफाई किया है, तो इन व्यक्तियों को आधार से ऑथेंटिकेट करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। फ्रेंड्स, आप इन नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, इनका लिंक इस न्यूज़ की वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। उम्मीद करते हैं आपके लिए यह न्यूज़ यूज़फुल रही होगी। कृपया लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए और वो जीएसटी की कॉम्प्लायंस कर पाएँ। आप हमें टेलीग्राम ऐप CA सर्विसिंग टैक्सील पर ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप जीएसटी और इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट अपने मोबाइल पर ही प्राप्त कर सकें।